सुधांशु जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, बार बार जिस बात का जिक्र हो रहा है कि विश्वास और उसके बाद विश्वासघात, ये चाल चरित्र और चेहरा चाइना का अक्सर हमने देखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर अक्सर बैकफुट पर लाने की कोशिश में विपक्षी दल भारत सरकार को लगे रहते हैं। अब जबकि दोनों मुल्क आपस में बातचीत करने जा रहे हैं, तो कैसे आप समझाएंगे कि हिंदुस्तान यहां पर अपने हितों के साथ कतई समझौता नहीं करेगा और आंखों में आंखें डालकर चीन के राष्ट्रपति से बातचीत करने जा रहा है? देखिए, हमारा विश्वास और हमारा कूटनीति का जो की अप्रोच वो बिल्कुल अलग है। वो दिन चले गए जब चीन पे अंधविश्वास किया जाता था और नॉन अलाइन पॉलिसी की बात की जाती थी। अब ऑल अलाइन पॉलिसी है, यानी सबके साथ। तो आज जो चीन के साथ बातचीत की बात शुरू हो रही है, इसको जरा व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। पहला, भारत ही वो देश है जो चीन के सब तरफ से, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए कंबोडिया, वियतनाम तक, अगर भारत स्टैंड लेगा तो बाकी सबकी स्थिति स्टैंड लेने की है। अगर भारत झुक जाता तो फिर किसी की स्थिति स्टैंड लेने की नहीं होती। दूसरा, चाइना आज एक ऐसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ है कि अगर आपसे ईमानदारी से पूछा जाए कि एक या दो कंट्री बताइए जो आंख मूंद कर हर मुद्दे पे चीन के साथ खड़े हो, तो सिर्फ दो हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। अब तीसरा है रूस। रूस के भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, अगर मोदी जी का 3 महीने में दूसरी बार रूस पे जाना हुआ, और आप देखिए हमने कैसे रिलेशन डेवलप किए हैं कि रूस ने हमको S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया और अमेरिका से हमने प्रीडेटर ड्रोन भी लिया है। हम क्वाड के मेंबर हैं, फिर भी रूस दे रहा है। तो भारत ने दिखा दिया कि रूस के साथ हमारा रिलेशन अलग प्रकार का है। तो अब ऐसी परिस्थिति में चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि रूस के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे न रह जाएं। तो मानी हुई बात है, कूटनीतिक आधार के ऊपर एक बहुत अच्छी पेशबंदी करने में भारत सफल रहा और उस कारण से यह स्थिति आई है। दूसरी बात आप समझिए, चीन की एक और चीज, ईमानदारी से अगर यह बात कही जाए 2020 से पहले की स्थिति वो होगी, तो मेरे ख्याल से वियतनाम वॉर के बाद यह पहला मौका है जब चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा कि वो कहीं बैक ट्रैक कर रहा है। वरना इससे पहले वो सिर्फ आगे ही बढ़ता रहा है, कभी भी उसने अपने कदम वापस नहीं खींचे। अब देखिए, भारत ने जो अंतर किया था वो क्या था? हमारी सरकार आने से पहले इस्टैब्लिश पॉलिसी थी, ए के एंटोनी साहब का सदन में दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करना है। हमारी सरकार आने से पहले सैकड़ों रोड के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्टों ने इन्वायरमेंट के मुद्दे पर रोक रखे थे। हमने मोदी जी की सरकार आने के बाद 40 किलोमीटर के दायरे के सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को ब्लैंकेट क्लियरेंस दे दिया गया। और अब जो गलवान का मामला क्यों शुरू हुआ कि हमारी जो रोड थी वो जो कराकोरम हाईवे के 100-110 किलोमीटर के नजदीक तक पहुंच गई, तो चीन को डर लगा कि इसके आगे जाने पर तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम आर्टिलरी से भी उनकी रोड को डैमेज कर सकते हैं। अब आप चीन की अंदरूनी स्थिति समझिए। जो लोग ज्ञान देते थे आके कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, जाके उन्हें चेक करना चाहिए कि जनवरी 2023 से जुलाई 2023 के बीच में आते आते चाइना में बेरोजगारी 24% हो गई। और अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन ने बेरोजगारी का डाटा निकालना बंद कर दिया। जनवरी 24 के बाद उसने दूसरे तरीके से दिया, तो फिर इस जुलाई तक आते आते 17% हो गई। एवरग्रांड की क्राइसिस सबको पता है कि रियल एस्टेट कंपनियां फेलोर कर रही हैं। उधर यूरोपियन यूनियन ने अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक कारों पे 31% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, जिसके लिए चाइना WTO में गया है। अमेरिकन मार्केट उसको टाइट कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट टाइट कर रहे हैं। अब भारत भी अगर टाइट करता तो अंदरूनी तौर पे ये चीन के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो मैं मानता हूं भारत ने आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मुद्दों पे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत दक्षता का परिचय दिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इतनी दृढ़ता के साथ अपने हितों की रक्षा करते हुए बराबरी के टेबल पे आकर बातचीत। सुधांशु जी, लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारत सरकार बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ी और उसके बाद कई दौर की वार्ता के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है जब दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम सार्थक बहस करते हुए, चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता से कुछ उम्मीद भी बंधी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पलटकर आप लोगों से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब भी ये कहा जाता था कि चीन ने बॉर्डर पर पक्के निर्माण कर लिए हैं या फिर उसकी आर्मी वहां पर बैठ गई है, तो हमेशा इस देश में सरकारी पक्ष यही रहा है कि जो बातें विपक्षी दलों की ओर से उठाई जाती हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोग लगातार इस मुद्दे पर आपको घेरते रहे हैं। अब जबकि LAC को लेकर ये बातें सामने आई हैं कि 2020 वाली स्थिति दोनों मुल्कों के लिए बहाल हो जाएगी, तो फिर इस बात को आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन कैसे बैक हो रहा है। सुधांशु जी, तो ये दोनों ही बातें कैसे चलेंगी?
हाँ मैं बता रहा हूं देखिए 2020 में मैं सिर्फ एक फैक्ट रख दे रहा हूं आपके सामने, और जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। गलवान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ कि जब भारत और चीन के बीच में जो नो मैंस लैंड है जिसपे सभी लोग जाके वो कर सकते हैं, जब देखा गया कि उन्होंने वहां पे आके स्ट्रक्चर बनाया था, हमारे सैनिकों ने लड़कर उनको पीछे धकेल दिया। अब सोचिए हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में, एक भी गोली नहीं चली। उसके बाद लाठी डंडे और कटीले तारों की लड़ाई में 20 लोग मारे गए और हमने बाकायदा उनका ससम्मान अंतिम संस्कार फौजी शान और शौकत के साथ किया। मगर चीन ने मारे गए तो छोड़िए, एक घायल की भी सूची नहीं जारी थी। बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष वालों से, मेरे भाई कॉमन सेंस का सी भी नहीं है क्या आपके पास कि अगर इतनी भयानक हैंड टू हैंड फाइट होगी कि हमारे 20 लोग बलिदान हो गए, उधर से किसी को खरोच तक नहीं आई। अगर किसी को यह डाटा लगता है कि यह विश्वास करने योग्य है, जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज के अनुसार 55 से 60 लोग चीन के मारे गए थे और चीन ने डर के मारे यह नहीं अनाउंस किया था कि उसकी कंट्री में इस पर रिएक्शन होता। अब अगर किसी को यह दावा सच लगता है कि 20 हमारे सैनिक तो बलिदान हो गए और उधर किसी को खरोच नहीं आई, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी बुद्धि में मुझे लगता है जैसे डायबिटीज में चीनी ज्यादा पी लेने के बाद बुद्धि पे ऊपर थोड़ा सा ग्रहण लग जाता है, कुछ वैसा होने की संभावना हो सकती है। बस मेजर ये जनरल फैक्ट है, यश दर्शक मोदी, मैं अपने आपके आप पास decide आऊंगी। करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।